नमस्कार छात्रों। आज से हम अगला पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जिसके लेखक है सुनील शास्त्री। अब सुनील शास्त्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र है। प्रस्तुत पाठ में सुनील शास्त्री जी ने अपने पिताजी के 2 संस्मरण यहाँ पर दिए हैं। संस्मरण मतलब कुछ यादगार घटनाएं दी गई है। 2 महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर दी गई है। आज के इस पहले भाग में जो पहली घटना है जिससे उनकी ईमानदारी का परिचय हमें होता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो प्रस्तुत पाठ में पहली घटना क्या है देखिए। लेखक सुनील शास्त्री जी ने अपने पिता स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी का परिचय हमें इस पाठ द्वारा कराया है। प्रधानमंत्री होने के नाते उनके पास इम्पाला शेवरोलेट गाड़ी थी, जिसका निजी प्रयोग अपने पुत्र द्वारा होने पर उन्होंने सरकारी तिजोरी में उसका मूल्य चुकाया था। यानी कि यह पहला संस्मरण है जिसके माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व में होने वाली ईमानदारी का परिचय होता है। चलो चलते हैं, गद्य संबंधी थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। यानी कि प्रस्तुत पाठ पहले ही मैंने कहा है कि एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब यादगार घटना है। पुत्र सुनील शास्त्री जी ने अपने पिता लाल बहादुर शास्त्री जी के जो गुण है, यानी कि उनके अंदर होने वाली ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता। पर दुख कातरता मतलब दूसरों के दुखों के प्रति होने वाली संवेदना, जिसे हम आसान शब्दों में कह सकते हैं। ऐसे कुछ गुणों का यहाँ पर बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है और छात्रों को उससे प्रेरित किया है। चलो पाठ की ओर चलते हैं। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। यानी कि हम जानते हैं हमारे घर में जब माता पिता होते हैं तो उनके रहते हमारे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं होता। अभाव मतलब किसी प्रकार की कमी नहीं होती या हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार लेखक सुनील शास्त्री जी भी कह रहे हैं कि जब तक बाबूजी थे तब तक किसी प्रकार का अभाव नहीं था, लेकिन उनके बाद उन्हें बैंक की भी नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि जब उनका जन्म हुआ था उस समय वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे और उस ज़माने में गृह मंत्री को ही पुलिस मंत्री कहा जाता था। तो जाहिर है जैसे जैसे लेखक बड़े होते चले गए तो उन्हें उनकी कल्पनाएं भी बढ़ने लगी। उन्हें लग रहा था कि हमारे पास ये जो छोटी गाड़ी है यह न होकर एक बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। यानी कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे उस समय उनके पास जो गाड़ी थी इम्पाला शेवरलेट,
उसे देखकर लेखक को बार बार मन में ख्याल आता कि न जाने कब मौका मिलेगा और मैं कब यह गाड़ी चलाऊं। मौका मतलब अवसर। अब प्रधानमंत्री का लड़का है तो वो कोई मामूली बात थोड़ी ही है। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। यानी कि जैसे जैसे लेखक बड़े होने लगे हैं थोड़ा थोड़ा अब उनकी हिम्मत भी बढ़ने लगी है ताकि वे अपने इन घर के नौकरों को वे ऑर्डर दे सके। इस प्रकार अचानक उन्होंने बाबूजी के निजी सचिव से कहा कि ड्राइवर से कहिए कि इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। यानी कि जैसे उन्होंने ऑर्डर दी 2 मिनट में ड्राइवर ने गाड़ी लाकर दरवाजे पर लगा दी। सुनील के यानी कि लेखक के बड़े भैया अनिल ने कहा कि मैं तो इसे चलाने वाला नहीं हूँ, तुम ही चलाओ इसे। तो लेखक आगे बढ़े और ड्राइवर से चाबी मांगकर ड्राइवर से कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, हम अभी वापस आते हैं। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। यानी कि लेखक यह गाड़ी चला रहे थे। जब वे चला रहे थे तब उन्हें लग रहा था कि कितनी शान की सवारी है। शान की सवारी मतलब कितनी बेहद यानी कि ऊंची सवारी है। तो आज भी लेखक कहते हैं कि वो घटना याद करके बदन में झुरझुरी आने लगी है। मतलब आज भी ऐसा लगता है कि एक आध बड़ी गाड़ी, आलीशान गाड़ी हमारे पास हो और उसकी सवारी हम कर रहे हो। तो जहाँ पर वे खाने पर चले गए थे वहाँ बातचीत करने में थोड़ा सा समय बीत गया, देर हो गई। लेकिन अचानक लेखक को याद आया कि अब तक बाबूजी तो घर पहुँचे होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी, उतर कर गेट तक आया। संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। यानी कि वापस लेखक जब फाटक के पास आए तो फाटक आने से पहले ही थोड़े अंतर पर उन्होंने गाड़ी रोक दी और उतर कर ही वे संतरी मतलब उनके द्वारपाल के पास आए और उन्हें हिदायत दी। हिदायत मतलब सूचना की कि ये सैल्यूट वैल्यूट करना छोड़ दो और गेट धीरे से खोल दो। अगर वो गेट आवाज़ करने लगे तो बंद मत करो, उसे खुला ही छोड़ दो। यानी कि लेखक जानते हैं कि बाबूजी अब आए होंगे, उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए यह सारा हो रहा है। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। यानी कि इसीलिए तो उन्होंने नौकर से कहा कि सैल्यूट वैल्यूट मत करना, उस आवाज़ से या गेट की आवाज़ से बाबूजी को अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहीं से ये गाड़ी लेकर आए हुए हैं या उनकी यह गाड़ी लेकर हम कहीं चले गए थे। तो बेकार में कुछ पूछताछ न हो, इसलिए उन्होंने यह सारी हिदायतें नौकर को दी थी। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। अब चुपचाप मानो चोरों के पैरों के समान, मतलब बिना आहट किए
बिना आवाज़ किए वे चुपचाप घर के पीछे के दरवाजे से अंदर जा रहे थे या अंदर घुस गए। जाते ही उन्होंने अम्मा से वे मिले। पूछा, बाबूजी आ गए? क्या पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा, फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। यानी कि जब अम्मा लेखक से मिले, अम्मा मतलब उनकी माँ उनसे मिली, तो उन्होंने कहा कि क्या बाबूजी आ गए हैं? उन्होंने कुछ हमारी पूछताछ तो नहीं की। तो माँ ने कहा कि हाँ आ गए हैं, मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया है। अब लेखक को हिम्मत नहीं हुई कि आगे के बारे में कुछ वे जानने की कोशिश करे। तो जो कुछ यानी कि बाबूजी ने जो हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। जाते जाते लेखक ने माँ से कहा कि सुबह मेरे कमरे में किसी को मत भेजिएगा। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। यानी कि लेखक रात को देर से आए हैं, इसलिए देर रात तक थोड़ा सा वे सुबह तक वे सोना चाहते हैं। क्योंकि इतने में सुबह 5 पौने 6 बजे के समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की कुंडी खटखटाई, दरवाज़ा बजाया। लेखक की नींद टूटी और लेखक ने बड़ी तेज आवाज़ से कहा कि अरे रात को देर से आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यानी कि लेखक सोच रहे थे कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा, इसलिए उन्होंने बड़ी तेज आवाज़ में उसे कह दिया था। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ। दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। यानी कि लेकिन दरवाजे पर बार बार दस्तक पड़ने लगी, मतलब दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आने लगी। तो लेखक थोड़े से झुंझला गए, खींच गए और बिगड़ने के मूड में ही वे बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ चले गए। जैसे ही लेखक ने दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि अरे साक्षात बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी, बेध्यानी में बात कह गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। जैसे ही लेखक ने देखा कि खुद बाबूजी खड़े हैं, तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि बेध्यानी में मतलब मुझे मालूम नहीं था कि आप है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। ठीक है, पिताजी ने कहा, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, कोई बात नहीं, आओ हम साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा, ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। चुपचाप लेखक हाथ मुंह धोकर चाय की टेबल पर पहुंच गए। लेखक अंदाज़ा लगा रहे थे कि हो सकता है उन्हें एक रात की सारी राम कहानी मालूम हो, यानी कि उन्होंने किस प्रकार उनकी गाड़ी लेकर वे भोजन पर चले गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ जाहिर होने नहीं दिया, मतलब ऐसा लेखक ने कुछ दिखाया ही नहीं। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा, तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? चाय पीते पीते पिताजी ने, बाबूजी ने पूछताछ की। अरे अम्मा ने कहा कि तुम लोग आ गए हो, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि रात बड़ी देर से आए हो, ऐसा क्या काम था, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे?
बाबूजी ने पूछताछ की कि ठीक खाने पर चले गए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन गए कैसे? जब मैं वापस आया था तो फिएट गाड़ी हमारे गेट पर खड़ी थी, तो तुम कैसे चले गए? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओह, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी ने कहा, अच्छी बात है, तुम इम्पाला शेवरलेट गाड़ी लेकर गए थे, लगता है आप लोगों को फिएट गाड़ी पसंद नहीं है, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चलाने का आपको शौक है ऐसा लग रहा है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंख से इशारा किया। यानी कि इम्पाला शेवरलेट गाड़ी यह लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री की हैसियत से मिली हुई थी, यानी कि देश के कामकाज के लिए ही उसका इस्तेमाल करना आवश्यक है। और खुद बाबूजी भी मतलब लाल बहादुर शास्त्री भी स्टेट गेस्ट मतलब कोई मेहमान देश का, यानी कि कोई मेहमान अगर परदेश से आते हैं तो ऐसे समय पर ही यह गाड़ी वे निकालते थे। यानी कि उनकी ये बातें सुनकर सुनील भैया ने अपने अनिल भैया की तरफ आंखों से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है, अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। यानी कि चाय खत्म हो रही थी और ऐसे वक्त बाबूजी ने सुनील और अनिल अपने दोनों बेटों से कुछ नहीं कहा। उन्हें ऐसा लगा कि लगता है अब हम आए दिन इन गाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं। इतने में बाबूजी ने सुनील से कहा, ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? उसने हाँ मैं उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने ड्राइवर से कहा कि अरे तुम लॉग बुक रखते हो कि नहीं? ड्राइवर ने कहा, हाँ रखता हूँ। तो उसमें एंट्री करते हो कि नहीं? एंट्री मतलब गाड़ी आज कहाँ कहाँ चली गई, कितनी किलोमीटर का फासला गाड़ी ने तय किया, किस लिए गाड़ी का उपयोग किया गया, ये सारी उसकी जो बातें हैं वो उस डायरी में नोट की जाती है, उस लॉग बुक में नोट की जाती है, लिखी जाती है। तो तुमने लिखा होगा कि इन दोनों ने कल कितनी गाड़ी चलाई है। वह बोला, 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अब देखिए, ड्राइवर से उन्होंने कहा कि उन्होंने 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, तो उसमें लिख दो कि यह 14 किलोमीटर निजी उपयोग के लिए गाड़ी चलाई गई है। निजी उपयोग मतलब अपने वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए चलाई गई है, या ऐसा उसमें नोट कर दो। लेखक की समझ में ये बातें नहीं आ रही थी, तो उन्होंने लेखक को अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी ने के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। यानी कि उन्होंने कहा कि सहाय साहब जिसे कहना कि प्रति किलोमीटर 60 पैसे के हिसाब से कुछ रुपए जमा करवा दे। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने साहब साहब से कहा कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दो, तब अनिल और सुनील यानी कि दोनों के दिमाग में बात आ गई कि हमारे निजी उपयोग की रकम भी पिताजी बाबूजी
शासन में जमा करना चाहते हैं। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उनकी रुलाई फूट पड़ी। दोनों अपने अपने कमरे में भाग गए और काफ़ी देर तक वे रोते रहे, फूट फूट कर रोते रहे। तो लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की यह एक ऐसी पहली घटना इस पाठ में दी गई है जिसमें वे प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्हें शासन की ओर से दी गई जो इम्पाला कार है उसका उपयोग वे केवल देश सेवा के लिए करते हैं या स्टेट गेस्ट आने पर ही किया करते हैं। अपने व्यक्तिगत कामों के लिए, निजी कामों के लिए वे कभी भी देश की हानि नहीं चाहते हैं या कभी भी इस प्रकार इस इम्पाला कार का उपयोग नहीं करते हैं। इतना उनका जीवन ईमानदारी से भरपूर है। तो इस एक प्रसंग से हमें यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की ईमानदारी दिखाई देती है। तो आज के इस पहले भाग में हमने पहली घटना देखी है। अगले भाग में हम उनके जीवन की और एक घटना की चर्चा करने वाले हैं छात्रों। तो ठीक है छात्रों, धन्यवाद।